हमें लगता है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड या बेस्ट इन्वेस्टमेंट ले लें और उससे हमारी वेल्थ बन जाएगी, पूरी ज़िंदगी भर की कमाई आ जाएगी, पूरे ज़िंदगी भर का ऐशो आराम मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100 में से 99 लोगों के लिए ऐसा नहीं होने वाला है। वेल्थ आपकी बनती है एसेट एलोकेशन से, वो भी सही तरीके से एसेट एलोकेशन आपने किया है तो ही बनेगी। इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आखिरकार 40% की रिटर्न बनाने के बाद भी शायद वेल्थ ना बन पाए, और वेल्थ बनाने के लिए क्या सही तरीका होगा, कहां पे हम हो जाते हैं गलत, किन बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बहुत बारीकी से बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। सो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को शेयर भी करिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। प्लान योर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म हमने शुरू ही इसलिए किया कि पैसा आपका है, आप ही हो सकते हो अपने एडवाइज़र, क्योंकि हर किसी को सिर्फ और सिर्फ अपनी स्कीम बेचनी होती है अदरवाइज। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न और आपकी फाइनेंशियल सक्सेस दोनों में से किसका वजन ज़्यादा है, कौन सी ज़्यादा प्रायोरिटी है आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि आपकी लाइफ में जितने भी अचीवमेंट्स आपको चाहिए वो हो सकते हैं सिर्फ राइट फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए। लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में हैं। आप खुद भी सीखें और अपने जानने वालों को भी इसका मौका दें, उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं इन लिंक्स को, ताकि वो भी पढ़ सकें। जब आपकी वेल्थ बनाने की बात आती है तो मोटे मोटे तौर पे अगर बात करें तो सभी लोग क्या चाहते हैं कि मैं एक बेहतरीन स्कीम ढूंढ लूं। पूरा इंडिया क्या चाहता है कि मेरे पास में एक बेहतरीन स्कीम मिल जाए और मैं उससे करोड़पति अरबपति सब हो जाऊं। लेकिन क्या ऐसा संभव है? आप 40% का भी रिटर्न बना लें, 50% का भी रिटर्न बना लें एक स्कीम से, क्या पॉसिबल है आपकी वेल्थ बनना? दोनों में अंतर है। आइए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। ऑब्जेक्टिव हमारा है टू क्रिएट वेल्थ और ट्राई टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी। इन दो में से आपका क्या लक्ष्य है? आपका लक्ष्य अगर सिर्फ कुछ पैसा एक्स्ट्रा बनाना है, जैसे बहुत सालों पहले एक फ्रेंड थे मेरे बैंक में, वो कहते थे कि मैं तो शेयर बाजार में इस तरह से पैसा लगाता हूं, जो भी बढ़ोतरी होती है बेचते हैं, उससे पार्टी कर लेते हैं। तो क्या उससे वेल्थ बन जाएगी? अगर आपके मन में यह है कि चलो मैंने 50,000, 1 लाख, 10 लाख रुपए लगा दिए और मेरे को 20% का रिटर्न आ जाए, ठीक है। उस साल आपने उससे एक फन हुआ और आपने एक एंजॉय किया उस ग्रोथ को, अपने आप में ठीक है, एक सेटिस्फैक्शन के लिए। लेकिन क्या वेल्थ बन जाएगी? मैं आपसे अगर ये पूछूं कि दिवाली वाले दिन रात में इंडिया में हमारे यहाँ चलन है कि हम जुआ खेलते हैं, लोग पूजा के तौर पे खेलते हैं, देन उसमें आपने कभी सुना है कि किसी का भाग्य बदल गया पूरी तरह से? एक दिन अगर उसने रिटर्न बना भी लिया तो बनेगा क्या? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो वाकई सीरियस हैं, जो जानते हैं कि वो अपनी वेल्थ बनाना चाहते हैं और हर कीमत पे बनाएंगे, क्योंकि सेविंग तो आप करते हो। वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या क्या हम डिस्कस करेंगे? योर वेल्थ क्रिएशन स्ट्रैटेजी एंड रिसोर्सेज, वी शैल डिस्कस ओनली हाई MF रिटर्न डजंट गिव यू वेल्थ, वेल्थ एंड मनी डिफरेंस, वेटेड एवरेज रिटर्न की बात करेंगे हम लोग, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। एसेट एलोकेशन की बात करेंगे, बिकॉज एसेट एलोकेशन आपने बहुत कम सुना होगा कि एसेट एलोकेशन पे लोग बात करते हैं, बट दिस इज द की फॉर फाइनेंशियल सक्सेस। और ये भी बताऊंगा कि एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी किस तरह के लोगों पे काम करती है। दूसरा, किस किस सिचुएशन में आप एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए, क्या ये भी बदलता है? इस पे भी बात करेंगे हम लोग। शुरू करते हैं। योर वेल्थ क्रिएशन स्ट्रैटेजी एंड रिसोर्सेज, मैं डिस्कस करता हूं लोगों के साथ में कि क्या है आपकी स्ट्रैटेजी वेल्थ क्रिएशन की। पता है लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं कि पैसा सेव कर लिया, किसी से पूछ के इन्वेस्ट कर दिया, बट स्ट्रैटेजी कहाँ है? दिस इज नॉट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब यह है, अगर मेरी उम्र 45 है, अगर आपकी उम्र 24 है या 50 है, तो आप ईयर ऑन ईयर क्या करेंगे वेल्थ बनाने के लिए? इस साल आपकी टैक्स सेविंग किस तरह से होगी? इस साल आपके घर में एफडी कितनी होगी? ये स्ट्रैटेजीज तो है ही नहीं। नॉर्मली हम लोग क्या बात करते हैं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 40 साल का है और 60 पे रिटायरमेंट लेगा, तो आपने इन्वेस्टमेंट्स कर दिए, और फिर क्या हम ऐसा करने वाले हैं कि जो पैसा होगा उससे देखेंगे कि बच्चों की पढ़ाई क्या हो पाएगी, कॉलेज कौन सा मिलेगा, शादी किस तरह के हॉल में हो पाएगी, फीस देते वक्त जितने अकाउंट में पैसे होंगे उसके हिसाब से कॉलेज तय कर लेंगे? ऐसा तो नहीं होता। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस का कुछ तो फॉर्मूला होना चाहिए। कोई तो चीज आपने सोची होगी, नहीं सोची है तो वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे हिंट्स मिलेंगे आपको, क्लूज मिलेंगे इसके बारे में। अगले 5-7 साल आपको लगातार फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको अपने फंड्स को मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप हो सके फाइनेंशियली फ्री।
याद रखिएगा आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं। रिसोर्सेज नंबर 1, आपकी जो भी पुरानी सेविंग्स हैं। फ्रेंड्स, आपके लाइफ में जितनी भी चीज़ें आपको करनी है, करोगे तो आप अपनी सेविंग्स से ही। अगर आप बहुत अमीर माता पिता के बच्चे नहीं हैं तो आपके पास में ये एक तरीका है। प्लस आपकी जो मंथली सेविंग्स हैं, आज की डेट में इन मंथली सेविंग्स को आप यूज़ करने वाले हैं। देन आपकी जो भी करियर में फ्यूचर सेविंग्स हैं, इन फ्यूचर सेविंग्स को आपको ध्यान में रखना है, इसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। इन सारी चीज़ों को जब आप राइट इन्वेस्टमेंट पे जाएंगे तब जा कर के कहीं ना कहीं आपका जो भी मकसद है वो आप पूरा कर सकते हो। इसके बिना और क्या रिसोर्स हमारे पास होगा। इसमें एक पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है करियर, कि आप करियर के हिसाब से चल पाएंगे। और राइट इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप बात करते हैं इंश्योरेंस एजेंट, म्यूचुअल फंड एजेंट या बैंकर की, तो इन तीनों लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं। 5% एडवाइजर्स हैं, अच्छे हैं, जो कि आपको मिडिल क्लास में नहीं मिल सकते, क्योंकि उनकी अपनी कॉस्ट बहुत हाई है। वो आपके साथ काम क्यों करेंगे भला? दोस्ती हो तो एक अलग बात है। सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक बात का, कि आप ही अपने एडवाइजर हो सकते हो और आपके इन्वेस्टमेंट सही होने चाहिए एज पर योर गोल्स। अब बात यह आती है कि ये रिसोर्सेज आपके पास में, स्ट्रैटेजी कहाँ है? तो स्ट्रैटेजी की अभी मैं बात नहीं करता, क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल में ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। देन एक बात आती है हमारे मन में कि सेविंग हमने कर ली और सबसे पहले चलते हैं एक अच्छी स्कीम के ऊपर। सबसे ज़्यादा जो सर्च किया जाने वाली चीज़ है वो बेस्ट प्लान। अब जब आप बेस्ट प्लान ढूंढते हैं तो फ्रेंड्स, ये बेस्ट प्लान होता क्या है? आप टीवी ओपन करेंगे तो कोई बोलेगा कि बेस्ट प्लान जो है वो इंश्योरेंस का है, कोई बोलेगा बेस्ट प्लान पेंशन का है, कोई बोलेगा म्यूचुअल फंड का एनएफओ है, ये भी अपने आप में बेस्ट है। हम कैसे डिसाइड करें? टैक्स सेविंग बेस्ट है, भाई आपने टैक्स सेविंग में भी कर दिया, ठीक। फिर किसी ने बोल दिया कि शेयर में भी आपका है। क्वेश्चन ये है कि आपने अगर अच्छा रिटर्न बना भी लिया तो क्या आपकी वेल्थ बनेगी? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। सवाल मेरा यह है कि आपकी जो भी मालियत है, मालियत का मतलब आप इसको हैसियत ले सकते हैं, इसको नेटवर्थ ले सकते हैं, आपकी टोटल में हैसियत जो भी है, 1 करोड़, 20,000, 20 लाख, 2 करोड़, 100 करोड़, जो भी हैसियत है, अब आप इसको थोड़ी देर के लिए जोड़ लें। अपनी कॉपी पे आप इसको जोड़ सकते हैं। घर कितने का है, गाड़ियां कितने की है, बैंक में कितना पैसा है, एफडी में कितना है, गोल्ड कितना है, सब जोड़ लीजिए। सारा जोड़ लिया आपने। अब आपको मैं एक ऑप्शन बोलता हूं कि 40% का रिटर्न है, तो आप 40% के रिटर्न के लिए पैसा लगाना चाहेंगे? बोलेंगे हाँ लगाना चाहेंगे। सबसे ज़्यादा लोग कहेंगे भाई मैं इस पे लगाना चाहूँगा। और सरकारी ऑफिस में अगर आप काम करते हैं तो बिल्कुल कहेंगे लगाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मन में ये होता है मेरे पास पीएफ है, मेरे पास एफडी है, मेरे पास में गोल्ड है, अब मैं यहाँ पे 2 लाख रुपए का एक जुआ खेल लेता हूँ, रिस्क खेल लेता हूँ। 2 लाख रुपए आपने लगा दिया, 2 लाख के बदले आपको कितने मिल गए? यहाँ पे 80,000 रुपए का गेन हो गया। डज इट मेक एनी सेंस? डज इट मेक एनी डिफरेंस इन योर लाइफ? कोई फर्क आपकी लाइफ में इस 80,000 से नहीं पड़ने वाला। देन आप अगर इस इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाते हैं तो होगा क्या? इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप शेयर बाजार का देखते हैं तो ओवरऑल लंबे समय में रिटर्न कितना देता है? आप मान के चलिए 12 से 14%, 15%, हद से ज़्यादा आप मान लीजिए, यही रिटर्न मान सकते हैं। क्योंकि 1 साल का रिटर्न तो आपको ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन लंबे समय का रिटर्न आपको कम ही आएगा। देन आपकी वेल्थ कैसे बनेगी? तो वेल्थ कहाँ पे बननी? नहीं बन सकती, क्योंकि आप अपना पैसा नहीं लगाते। और यहां पे आपको पहले एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि व्हाट इज मनी एंड व्हाट इज वेल्थ। देखिए, इन्वेस्टमेंट का एक्साइटमेंट नहीं चाहिए होता। कई बार हमें क्या लगता है कि चलो मैं एक्साइटेड हूं, मैं इसमें 20% बना लूं, 40% बना लूं, एक एक्साइटमेंट है, लेकिन वेल्थ कहां बनेगी? तो पहले कुछ रूल्स हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। वेल्थ एंड मनी डिफरेंस, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। सिंपल सा है, आपको परचेजिंग पावर बढ़ाने की जरूरत है। जब आप परचेजिंग पावर बढ़ाते हैं तो ही आपकी वेल्थ बन सकती है, इससे पहले नहीं बन सकती। मनी टुडे इज 100, 1 साल के बाद 107 मिनिमम चाहिए, वो भी टैक्स देने के बाद। महंगाई के बाद आप इन्वेस्टमेंट करते क्यों हो?
आप इन्वेस्टमेंट करते हो कि आपके पास में एक रिटर्न मिले, वेल्थ आए। ये पेन अगर 100 रुपए का आज है, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो मैं 10 साल के बाद ऐसे कई सारे पेन ले पाऊँ। लेकिन सच्चाई ये है भारतवर्ष में कि जब आप सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं सेफ्टी के नाम पे, तो आप एक पेन के पैसे जमा कराते हैं और जब वापस लेके आते हैं 200-300 रुपए, तो पता ये चलता है ये एक पेन भी हम खरीद नहीं सकते जीवन में। सो वेल्थ कहाँ बनी? क्योंकि वो अमाउंट मिला। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मनी एंड वेल्थ। वेल्थ क्या है? मैंने एक पेन के पैसे जमा कराए तो मेरे को 2 के पैसे मिले, 4 के मिले, तभी तो होगा कि भाई आपको सोसाइटी में क्या करना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको घर दिखाना है, आपको बड़ा घर चाहिए, आपको फॉरेन टूर चाहिए, मतलब आप खर्च करोगे। और जब खर्च करना है तो उसके लिए आपके पास पैसे में परचेजिंग पावर होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी चलेगा कि 1 करोड़ रुपए अकाउंट में और ब्रेड की कीमत 1 करोड़ हो गई। भाई एक ना एक दिन तो होगा ना, भले मेरे नाती पोते पर पोते देखें उस चीज को, लेकिन एक ना एक दिन तो ये होने वाला है। सो इस बात को ध्यान में रखिए, मनी नहीं, हमको वेल्थ चाहिए। सो वेल्थ और रिटर्न को यूज करके हम क्या बात कहना चाहते हैं इस वीडियो में आप आगे देखते हैं। आप जब परचेजिंग पावर को बढ़ाते हैं, इस एग्जांपल को आप देखिए, 5 लाख रुपए का मान लीजिए कि 3 सेब थे, किसी ने आपसे कहा कि 5 लाख रुपए आपको लगाने हैं और आप क्या चाहते हो कि अगर 3 सेब हैं तो मेरे को लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलें, सो इतने सेब हमको मिल जाएं जब मैच्योरिटी मिले। सेकंड नंबर पे हमारे मन में आता है कि चलो इतने नहीं तो इतने तो मिले कम से कम, लेकिन सच्चाई यह है कि आपको मिलते हैं कम। सो जब हम इसकी बात करें, आप कहोगे एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं और इसमें ये दिखा रहे हैं, यस दिस इज द फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट रूल टू क्रिएट वेल्थ। अगर ये रूल ही नहीं पता तो वेल्थ बनाएंगे कहां से? क्योंकि 20-20, 40-40 साल लोग इन्वेस्टमेंट करते रह जाते हैं और अल्टीमेटली यही बना के लाते हैं पूरे इंडिया में। ना माने अपने पड़ोसी, अपने चाचा, अपने ताऊ, अपने भाई बहन, हर किसी का इन्वेस्टमेंट चेक कर लीजिए एंड यू विल फाइंड दे आर मेकिंग लेस रिटर्न्स। अगर बना रहे होते तो ऐसा नहीं होता कि इंडिया में पूरी जिंदगी सेव करने के बाद भी हमारे यहाँ बड़ा बेटा अच्छे से पढ़ लेगा, छोटे बेटे के कॉम्प्रोमाइजेज आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पूछते हैं अपने एजेंट भाई से, दोस्त बांध के, कि भाई मुझे बता दो इन्वेस्टमेंट कौन सा अच्छा होगा, और उसको पता चल गया कि इनके यहाँ पे तो मैं कुछ बेच सकता हूँ। फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। देयर इज नो वन ऑन दिस अर्थ हु इज इंटरेस्टेड इन योर लाइफ। पैसा आपका है, पैसे से ऑब्लाइज करना छोड़ दीजिए। ऑब्लाइज करना है टिप दीजिए, ऑब्लाइज करना है मोबाइल खरीद के गिफ्ट कर दो, ऑब्लाइज करने के लिए आपका पैसा नहीं है। देखिए इस एग्जाम्पल को, इन्होंने 5 लाख का एक प्रपोजल मिला, 15 साल में 12 लाख रुपए वापस मिलेंगे। दिखता है 5 का 12 हो गया, लेकिन असलियत क्या हुई? 5 लाख में आपका 3 सेब आ रहा था, 12 लाख में 2.5 सेब ही खरीद पाएंगे, क्योंकि सिर्फ पैसे की पावर बचाने के लिए भी 14 लाख चाहिए था। अब इसका मतलब क्या है? यहां पे अगर इनको इन्वेस्टमेंट किया था तो इतने एप्पल्स तो चाहिए थे डबल, सो ये नहीं बिना। सो ये सच्चाई है। पीएफ, पीपीएफ, इंश्योरेंस, एफडी, गोल्ड, आप इन सब की बात कर लें तो वेल्थ कितने बना पाते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं दिखता कि इनसे कोई वेल्थ बनती हो। और सेफ्टी के नाम पे अगर आपको लगे कि ये सेफ्टी है कि हम पैसा पूरी ज़िंदगी बचाएं और लास्ट में बच्चे को पढ़ा ना पाएं, सो ऐसे सेफ्टी का मुझे नहीं पता कि इसका क्या यूज़ आपके लिए है, वाकई में ये मायने रखता है या नहीं। सो वेल्थ कैसे बनती है और वेटेड एवरेज रिटर्न यहाँ पे क्या काम करता है? फ्रेंड्स, समस्या क्या है हमारी? हमें चाहिए होती है सेफ्टी। सो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं कि हमें एक बेस्ट रिटर्न मिल जाए। सो ये एक दिखावा हम लोग करते हैं कि बेस्ट रिटर्न मिल जाए, और ये अधिकतर लोग करते हैं। बचपन से लेके बड़े होने तक मेरे मन में भी यही आता था, अरे पैसा सेफ रहे, MIS में पैसा डाल दूं, वहां से कुछ रिटर्न निकाल करके SIP खरीद लूं, पूरा 80% सेफ्टी में। देखते हैं क्या होता है। हम लोगों को यह दिखता है कि मेरे पास में यहाँ पे मैं इतना 10% पे ना रिस्क ले लूंगा और ये 90% अपना जो है ये मैं सेव कर लूंगा, जबकि सेफ्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सो मिनिमम महंगाई के जितना तो चाहिए होता, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है क्योंकि पढ़ना नहीं होता। अब यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आई? जब आप 90% को सेव कर लेते हैं, 10% पे आप रिस्क लेते हैं, 10 से मिल गया मान लीजिए 15% रिटर्न। भाई साहब कितना हो गया? अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये है, 10 रुपये लगे हैं तो यहाँ 1.5 रुपये आपको मिल गया। अब 90 लगा है मेरा लगभग 5% पे।
सो टैक्स के साथ मैंने कहा ये मेरा हो गया 4.5, 90 रुपए पे। सो जब मैं इसको टोटल करता हूं तो ये बन गया आपका 6% का रिटर्न टैक्स पेड, ये आपका बना 6% टैक्स पेड, महंगाई है आपकी 7%। फ्रेंड्स, आपको दिखा कि पूरा होशियारी के साथ हमने सेफ्टी के साथ इन्वेस्टमेंट किया और रिटर्न में निकाल के लाए, जीरो भी नहीं, नेगेटिव। अब इसका नुकसान क्या है, आप इसको अगर देखें कि अगर 1 साल का रिटर्न नेगेटिव है तो क्या 10 साल 20 साल का रिटर्न पॉजिटिव हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। एसेट एलोकेशन में अननोइंगली, व्हाट इज एसेट एलोकेशन, हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। इट इज नोन एज, टोटल में जो मिलता है इट इज नोन एज वेटेड एवरेज टोटल रिटर्न। ठीक, अब वेटेड एवरेज रिटर्न तो हमने देख लिया, लेकिन ये वेटेड एवरेज रिटर्न होता क्या है? अलग अलग इन्वेस्टमेंट आपने किए, एफडी, एमएफ इक्विटी, लाइफ इंश्योरेंस, सेविंग्स अकाउंट, पीएफ, इन सबको हमने ले लिया, आपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट किए। दिस इज नोन एज एसेट एलोकेशन। अब एलोकेशन क्या है? आपने सेफ्टी के नाम पे एलोकेशन किया, सो 28% एफडी में डाल दिया, एमएफ इक्विटी 10%, लाइफ इंश्योरेंस 23%, भाई दोस्त आके बोला था हमने ले लिया। देन सेविंग्स अकाउंट में पैसा जरूरी है, वहां पे भी 10% है, पीएफ में 28%, सो सेफ्टी फर्स्ट। अब नतीजा क्या हुआ? रिटर्न सामने है, 7%, 12%, 4%, 3% सेविंग्स अकाउंट एंड पीएफ। अब टैक्स स्लैब्स को देख ले, ये पोस्ट टैक्स रिटर्न है। जब पोस्ट टैक्स रिटर्न में देखता हूं तो 4.9, सो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे अलग अलग है, आपके सामने है। कुल मिला के इस परिवार के साथ हो क्या रहा है? रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट 5.91, जब मैं इन्फ्लेशन लेता हूं 7%, नीचे आ गया वेल्थ क्रिएशन 1% नेगेटिव एवरी ईयर। अगर 1 साल का रिटर्न नेगेटिव है तो यही परिवार जब 30 सालों तक इन्वेस्ट करेगा तो कुल मिला के, अगर सीधी बात करें तो 100 रुपए के 50 रुपए बनाने के लिए ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये है सबसे बड़ी गलती। रिटर्न आप कितना ले लें, यहां पे आप जितना भी रिटर्न लेना चाहें, एमएफ इक्विटी पे लेना है ले लें, लेकिन क्या इसका मतलब है कि सारा पैसा रिस्क पे डाल दें? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर एसेट एलोकेशन क्या चीज होती है, आइए हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। डिटेल में समझने के लिए तो आपको इसकी पूरी ट्रेनिंग ही लेनी पड़ेगी। सो एसेट एलोकेशन क्या है, आइए समझते हैं। डिटेल में समझने के लिए इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। एसेट एलोकेशन एंड योर सिचुएशन। अब फ्रेंड्स, यहां पे पॉइंट क्या आता है, ये चल रहा है 2024 की शुरुआत हुई है और आपके पास अलग अलग टाइम पीरियड पे एसेट एलोकेशन अलग अलग होता है। किस पे डिपेंड करता है एसेट एलोकेशन? एसेट एलोकेशन इज एसेट मिक्स मेरी फैमिली में क्या क्या होगा। मैं मान लीजिए 4 तरह के एसेट क्लासेस में जाता हूं, ए बी सी डी में लेता हूं, तो अलग अलग एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी हो सकती है। सो ये फर्क क्या डालता है? आप जब टीवी देखते हैं, सीएनबीसी देखते हैं, बोलता है मेरे एसेट एलोकेशन, मेरे पोर्टफोलियो में ये चीजें हैं। फ्रेंड्स, एसेट एलोकेशन और पोर्टफोलियो दोनों अलग अलग चीजें हो जाती है। जब पोर्टफोलियो के एंगल से बात करते हैं, वो बोलते हैं शेयर में फलाना शेयर आपके पोर्टफोलियो में है क्या। क्वेश्चन इज, मेरे जीवन में डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक, बच्चों के एजुकेशन है, बच्चों की सेटलमेंट है, बच्चों की मैरिज है, मेरा रिटायरमेंट है, घर को फ्री कराना, ये सब मेरी जिम्मेदारियां हैं। इन सब चीजों के लिए मुझे चाहिए होता है पैसा। अब बच्चों की एजुकेशन के लिए ऐसा तो है नहीं कि उस डेट पे मैं जो महीने की बचत होगी उससे काम कर लेंगे, नहीं। मैं जो यहां 24 से लेके मान लीजिए 2035 तक जो मेरे पास वेल्थ होगी, उसी से तो मैं अपने बच्चों की एजुकेशन कराऊंगा। सो मेरे को एक अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करने की जरूरत पड़ती है। अब डिपेंड क्या करता है, कुछ लोग मान लीजिए मेरे पूरे जीवन में जितनी भी जिम्मेदारियां हैं ये सब 5 करोड़ से हो जाएंगी और मेरे पास है 7 करोड़। इसका मतलब क्या है, 2 करोड़ मेरा सरप्लस है मेरे पास। 2 करोड़ पे तो मैं पोर्टफोलियो वाली स्ट्रैटेजी खेल सकता हूं, बाकी पैसा मेरा एकदम गिनती का है। सो सरप्लस जो है जिनकी सिचुएशन में, उनके लिए स्ट्रैटेजी अलग हो गई। सो पहला पॉइंट ये आ जाता है, आपकी प्रोफाइल क्या है। आपके पास सरप्लस है अपने जीवन में, आपके जीवन में जितने पैसों की जरूरत है, क्या आपके करियर से उतना पैसा मिल जाएगा, आपके करियर और आपके इन्वेस्टमेंट से, या आपके पास पैसा है कम,
ये निर्णय आपको जरूर करना पड़ेगा, वरना अंधेरे में सेव कर रहे हैं पैसा। अब बात क्या आती है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट मुझे करना है, मुझे टैक्स देने के बाद मुझे इन्फ्लेशन से तो ज्यादा ही चाहिए, ये कसम खा लीजिए। पोस्ट टैक्स रिटर्न मेरा 7% होना ही चाहिए फैमिली में, कैसे भी हो। सो एसेट एलोकेशन की सिचुएशन क्या बोलती है मेरी अलग अलग समय पे, कि मान लीजिए आप 30 साल के हैं, आप 40 साल के हैं, आप 50 साल के हैं, आप 60 के हैं या 70 के हैं। आपकी लाइफ में ना अगले 5 सालों में अलग अलग जरूरतें हैं। जब आप 30 साल के हैं, आपको ऑन एन एवरेज दिखता है आपकी तनख्वाह कम है, सेविंग्स कम है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं आपके, सो मंथली सेविंग कम है। आप 50 पे आए, आपकी मंथली सेविंग बहुत ज़्यादा है। 40 पे हैं, आपके पास में एकदम ठीक ठीक पैसे ही बच पाते हैं, लेकिन पैसा ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है। सो हर कंडीशन में आपका एसेट एलोकेशन डिफरेंट होता है। सेफ्टी और रिस्क दोनों को मैनेज करने की जरूरत पड़ती है अलग अलग इन्वेस्टमेंट के साथ, जो कि आपके जीवन के साथ चले। क्यों? ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी भी इन्वेस्टमेंट में 5 करोड़ रुपए बनाता जाऊं और बच्चों को ना पढ़ाऊं, होम लोन ना दूं, गाड़ियां ना बदलूं। सो ये सारे खर्चे चलते रहेंगे और साथ में मेरे जीवन में वेल्थ बनाते रहना है। सो इसके लिए अलग अलग लाइफ की सिचुएशन में मेरा जो एसेट एलोकेशन है दैट विल बी कीप ऑन चेंजिंग। सो जिस दौरान सबसे ज्यादा रिस्क होगा, मैं उस दौरान सबसे कम रिस्क लूंगा अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। मान लीजिए मेरी जॉब में रिस्क है या मुझे जॉब छोड़ना है, तो उस वक्त मैं थोड़ी निवेश करूंगा म्यूचुअल फंड, इक्विटी में या शेयर्स में। लेकिन अगर मेरी जॉब सेफ है, मेरे पास इमरजेंसी फंड का पैसा है, लंबे समय तक पैसे की जरूरत नहीं है, मैं खुल करके म्यूचुअल फंड्स में जा सकता हूं, खुल करके शेयर्स में जा सकता हूं, रिस्क को समझते हुए। सो इन्वेस्टमेंट के रिस्क को और मेरी सिचुएशन के रिस्क दोनों को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। एंड ये एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी ईयर ऑन ईयर आपको ही करना पड़ता है। टफ नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन ये वैसा ही है कि जो गलियां हमने पहली बार देखी हैं वो अनजानी लगती हैं। सो आपको भी बार बार एसेट एलोकेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। और बेस्ट तरीका क्या है एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी फॉलो करने का, वो है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। आप फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए, आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक प्रोसेस है, आप फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को और अपनी सेविंग्स के बीच की मैपिंग कर पाएंगे। और ये अकेला तरीका है जिससे मिडिल क्लास फाइनेंशियली फ्री हो सकता है, मिडिल क्लास वेल्थ बना सकता है। अगर आपके पास सरप्लस है तो फिर अलग बात है, अदरवाइज आपने सिंपली ये देखना चाहिए कि 2024 से लेके अगले 10 सालों में क्या आप फाइनेंशियली फ्री हो पा रहे हैं। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट से, अगर आप अपने तरीके से जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे अगले 2034 तक अगर आपको लगता है फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट के तरीके में गलती है। आपको खुद पढ़ना चाहिए कि कैसे इसको किया जाए, क्योंकि एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी कोई एडवाइजर आपके लिए फॉलो नहीं करेगा और ये पेन आपको ही लेना पड़ेगा। अगर आपको जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना है, अगर आपको वेल्थ बनानी है, तो ये पेन आपको ही लेना, पूरी जिंदगी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हमें नहीं पता होता जब हम लोग जॉब करते हैं, शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कि पैसा मैनेज कैसे करना है। अल्टीमेटली आपको एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा और हर क्वार्टर में आपको इसको चेक करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट आपका सदा के लिए अच्छा नहीं हो सकता। सो जो स्कीम आज रिटर्न दे रही वो आने वाले समय में कितना अच्छा देगी ये नहीं पता है। सो एसेट एलोकेशन इज द की टू फाइनेंशियल फ्रीडम। सो इफ यू वांट टू लर्न, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप सिंपल वे में फॉलो करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, टोटल में वेटेड एवरेज रिटर्न आपका 7% से प्लस हो जाए 2%, उतना भी आपको काम दे सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम होगी कि नहीं वो नहीं कह सकता। So financial freedom is the result of customized financial planning. So start learning immediately.